हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी बच्चे एमपीपीएससी, पीसीएस, किसी भी स्टेट का आईएएस, वनडे शूटर, किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसमें पॉलिटी का भी हिस्सा रहता है। पॉलिटी की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। इसके पहले मैं संविधान संशोधन, अनुसूचियां और उसके भाग आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो संविधान की विशेषताएं हैं। संविधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान की विशेषताएं। ठीक है, जो संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा। जस्ट वेट। ठीक है, संविधान की विशेषताएं। वैसे तो हमारा जो संविधान है वो विश्व का वृहत और बहुत बड़ा संविधान है, लिखित संविधान। ठीक है, तो संविधान की विशेषताओं के साथ साथ इसकी कोई जो है आलोचना भी है। आलोचक जो हमारे आलोचक हैं उन्होंने इसकी आलोचना भी की है, इसमें खामियां भी निकाली है, तो वो भी आज हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाइए संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिसके अंतर्गत सबसे पहली जो विशेषता है वो विशेषता है सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। मूल रूप से मतलब जब 1947 में संविधान लागू हुआ था, उस समय भारत का जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 465 प्लस क्या हो चुके हैं, आर्टिकल्स हो चुके हैं, 25 भाग व 12 अनुसूचियां है। इतना बड़ा संविधान है, आप समझ रहे हैं ना कि कितने आर्टिकल्स है, हर भाग में कुछ ना कुछ चीजें लिखी हुई है। ठीक है, और कितनी अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां 12 है। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। चलिए, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। हमारे जो संविधान निर्माता थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, इन्होंने संविधान को ऐसे ही नहीं कि रातम रात बैठ के लिख दिया, नहीं। जिस भी देश के संविधान से हमें जो अच्छा मिला हमने उसे ग्रहण कर लिया और हमारे संविधान में डाल दिया। कि ठीक किस प्रकार जो बगुला होता है वो दूध में से क्या करता है ना, जो दूध होता है उसको निकाल लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसीलिए देखिए क्या कहा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि क्या घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया जाएगा। सभी को हम देखेंगे, विचार विमर्श करेंगे और जो हमारे देश के लिए उपयोगी है, जो हमारे देश के नागरिकों के लिए क्या करता है, एक अहम भूमिका रखता है, उसी को हम हमारे संविधान में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो दो हम पढ़ चुके हैं, एक तो सबसे लंबा संविधान और एक विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान। अगर अब हम इसके आगे चले तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज पर द प्रीलिम्स पेपर, है ना, जो प्री का पेपर होता है या वनडे शूटर जो एग्जाम होती है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस राज्य से, सॉरी किस देश से क्या लिया गया है। जैसे अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम की, तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, कहा जाता है कि लगभग उसी का पोषण हमने संविधान में लिया है। लेकिन मेनली अगर पूछ ले कि संघीय योजना कहाँ से ली गई है ना, क्वेश्चन पूछेगा कि संघीय योजना कहाँ से ली गई है, यूएसए के संविधान से, रूस के संविधान से, 1935 के शासन अधिनियम से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कहाँ से ली गई है, भारत सरकार अधिनियम 1935, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण, ये सब कहाँ से लिया गया है,
ये लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, आगे देखते हैं हम जापानी संविधान। जापानी संविधान से क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? जापानी संविधान से। दक्षिण अफ्रीका संविधान से क्या लिया है? एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो बहुत पूछता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जापान के संविधान से ली गई है। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है इसकी प्रक्रिया भी जो है दक्षिण अफ्रीका है ना, जापान नहीं है, सॉरी। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फ्रांसीसी संविधान प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व ये सब हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सोवियत संविधान प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य, न्याय का आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये कहाँ से लिए गए हैं? ये सब सोवियत संविधान से लिए गए हैं। चलिए, जर्मनी का वाइमर सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान जर्मनी का वाइमर पे आप डबल स्टार लगा लो, हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन ये लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। ऑस्ट्रेलियाई संविधान समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, अंतर संचरण की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान से है। कनाडा कनाडा का जो संविधान है वहां से क्या लिया गया है? संघ और केंद्र के बीच में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। आगे चलते हैं। आयरिश सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। अमेरिकी संविधान मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना और राष्ट्रपति का पद ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखो, किसी भी चीज में सिलेक्शन पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है कि हमें क्या छोड़ना है। पढ़ना क्या है ये तो पता होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमें क्या छोड़ना है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, बिल्कुल दिमाग की बत्ती आपकी जल जाएगी। नहीं तो ऐसे के कैसे ही रह जाएंगे, हर साल एग्जाम देते रहना, एग्जाम नहीं निकलेगा। चलिए, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है ना, इसका मतलब क्या हुआ? कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। भारत का जो संविधान है ना तो बहुत ज्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज्यादा लचीला है। ना ही इतना ज्यादा कठोर है कि उसमें किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं है ऐसा। कुछ प्रक्रिया को फॉलो कर कर हम बिल पारित कर कर संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, भारत का संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। अनुच्छेद 368 में दो प्रकार के संशोधनों का प्रावधान है। एक होता है विशेष बहुमत, एक होता है साधारण बहुमत। 1/3 50+1। ठीक है, दोनों को ही संविधान से बाहर रखा है, संविधान संशोधन से बाहर रखा है, संविधान से नहीं, संविधान संशोधन से। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली हमारे भारत में किस प्रणाली को फॉलो करते हैं हम? संसदीय शासन प्रणाली को। संसदीय शासन प्रणाली भारत के संविधान ने अमेरिकी राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बजाय ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया है। मतलब संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है?
हमारे ब्रिटिश से ली गई है, ब्रिटिश संसद से। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप में भी जाना जाता है। ये लंदन में एक जगह है, ठीक है। बहुमत दल की सत्ता है हमारे यहाँ। ऑब्वियसली बहुमत दल का जो नेता होता है वही हमारे यहाँ क्या करता है, राज करता है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। केंद्र में प्रधानमंत्री, स्टेट में मुख्यमंत्री। निचले सदन का विघटन, निचला सदन केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा। इसका विघटन संभव है इसके समय से भी पहले, 5 सालों के पहले भी ये क्या हो सकती है, विघटित हो सकती है। फिर से चुनाव करवा सकते हैं। मान लीजिए कोई राजा, मतलब कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, हमें क्या लग रहा है, निरंकुश लग रहा है, या ठीक से संचालन नहीं कर पा रहा है, या बहुमत प्राप्त नहीं कर रहा है, विश्वास खो दिया है उसने, तो विघटन हो जाएगा और नई सरकार बनेगी। तो ये भी एक डरा है ना, डर है कि भैया 5 साल से पहले भी जा सकता हूँ, तो एक अच्छी चीज है। उसके बाद हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में मूलभूत अंतर है। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो निर्वाचित होता है, हम लोग उसका चयन करते हैं। लेकिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्या होता है, गणतंत्र नहीं होता है। मतलब ब्रिटेन में उत्तराधिकारी की व्यवस्था है और अपने उत्तराधिकारी की व्यवस्था नहीं है, सत्ता का पावर है, सॉरी जनता का पावर है सत्ता पर, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार, ये हमारे संविधान की बहुत ही अच्छी एक मूलभूत विशेषता है, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है, 6। पहले 7 थे, जिसे हटा दिया गया है। अब ये 300 ए में एक आपको संवैधानिक अधिकार के रूप में देखने को मिलता है। अब संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, आप देख सकते हैं। हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार है, जिसका विवरण भाग 3 में किया गया है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 32वें नंबर का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये 6 नंबर की विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इन्हें भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की एक नई विशेषता कहा गया है। इन्हें संविधान के भाग 4 में सूचीबद्ध किया गया है। मौलिक अधिकारों के विपरीत है, गैर न्यायोचित है, अर्थात इनके उल्लंघन के लिए न्यायालय इन्हें लागू नहीं कर सकता। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, अगर उनका उल्लंघन होता है तो न्यायालयों में जाकर उनका दरवाजा नहीं खटखटाया जाता। मौलिक अधिकार के विपरीत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, इसीलिए इसके विपरीत कहा जाता है। इसे वहां जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते। संविधान स्वयं घोषित करता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब राज्य लागू कराएगा नीति निर्देशक तत्वों को। चलिए, उसके बाद हम आ जाते हैं मौलिक कर्तव्य पर। मौलिक कर्तव्य 10 बार पढ़ा चुकी हूँ, 10 बार चिल्ला चुकी हूँ, 2 ही 3 टॉपिक पढ़ाए हैं, लेकिन बार बार मौलिक अधिकार आए हैं। कौन से संविधान संशोधन द्वारा इन्हें जोड़ा गया, किसकी सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया, पहले कितने जुड़े, बाद में कितने जुड़े, सब कुछ बताया गया है। तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देख लें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा
इन्हें जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। पहले 10 जोड़े, फिर 11वें नंबर का जोड़ा। संविधान के 4A है ना, जिसमें एक अनुच्छेद 51A शामिल है, में 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह स्मरण कराता है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करने के साथ साथ उन्हें अपने देश, समाज और नागरिकों के प्रति कर्तव्यों के संबंध में, जैसे कहीं राष्ट्रगान चल रहा है तो आप सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं, ठीक है। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसमें किसी तरह का कोई क्षय ना करे, ये सब मौलिक कर्तव्य है। ये भारत का नागरिक होने के साथ साथ हमें कुछ ड्यूटीज मिली है जिसे हमें निभाना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो बिल्कुल आपको ये ड्यूटीज बिंदास तरीके से निभानी चाहिए। चलिए, ये भी गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। मान लीजिए कोई भारतीय मतलब कहीं पर राष्ट्रगान चल रहा है, कोई बंदा सावधान की स्थिति में खड़ा नहीं है, तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ये तो हमारी ड्यूटी है, ये तो हमारा कर्तव्य है जिसे समझ के हमें करना होगा, ठीक है। अगर आप भारत के सच्चे नागरिक हैं तो आपको बिल्कुल मौलिक कर्तव्य को फॉलो करना चाहिए। आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपके घर में अगर छोटे भाई बहन हो या आपके कलीग्स हो, उन्हें जरूर आपको कहना चाहिए कि वो पॉलिटी पढ़े, ताकि उन्हें पता चले कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे हित में क्या क्या चीजें हैं। पता ही नहीं है क्या हो रहा है, रील्स देखने में लगे हुए हैं, रील्स बनवा लो। चलिए, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई पर्सनल धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्म को इक्वलिटी से लेता है। राज्य सभी धर्मों को मनाने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रतीक है। यह किसी विशेष धर्म को भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मकता अवधारणा को मूर्त रूप देता है, मतलब कि सभी धर्मों को समान सम्मान देगा या सभी धर्मों की समान रूप से क्या करेगा, रक्षा करेगा। कुल मिलाकर राज्य का अपना कोई पर्सनल धर्म नहीं है, सभी धर्म उसके लिए इक्वल है, ठीक है। चलिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ज्यादा पढ़ाई कर करके थक रहे हैं अगर आप लोग, तो थोड़ा मेहनत पर जोर दें। एग्जाम, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो जैसे अभी एमपीपीसीएस का सितंबर अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हाथ पे हाथ धर के बैठे ना, पढ़ाई करते रहे, एक दिन रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर होगा। चलिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया है। 61वें संविधान संशोधन के पहले जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, और जब 61वां संविधान संशोधन हुआ तो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष हो गई। वर्तमान में 18 वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता है, अपना प्रतिनिधित्व को चुन सकता है, ठीक है। अगर आप 18 वर्ष के तो आप वोट दे सकते हैं, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के पहले ऐसा नहीं था। 1989 में मतदान की जो आयु हुई वो 21 से घटकर कितने वर्ष हो गई, 18 वर्ष हो गई। अंडरस्टूड व्हाट आई से? चलिए आगे चलते हैं। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब कि हमारे भारतीय संविधान जो संघीय है, केंद्र है, इसमें दोहरी राजनीति, केंद्र तथा राज्य की परिकल्पना की गई है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता अर्थात भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि आप कौन है, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं भारतीय नागरिक हूँ, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगी मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ, है ना। अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है केंद्र और राज्य की, एक ही नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं लेनी। भारत में सभी नागरिक चाहे वे किसी भी राज्य में पैदा हो या रहते हो,
पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हैं तथा उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यही है एकल नागरिकता। ठीक है, 10 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं संविधान की विशेषता से संबंधित। अब चलते हैं हम स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय भारतीय संविधान भारत में लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली की सुरक्षा के लिए प्रमुख स्तंभों के रूप में स्वतंत्र निकायों की स्थापना करता है। जैसे कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निकाय है, वो अपने हिसाब से चुनाव करवाता है, किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है ना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है। ये जो निकाय बताया गया है ना, एक कमेटी मतलब एक समुदाय बनाना, उसके लिए आप देख सकते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये भी स्वतंत्र निकाय का हिस्सा है। अपने अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। केंद्र व राज्य सरकारों के खातों का लेखा परीक्षण करने हेतु जो हमारे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। अखिल भारतीय सेवाओं और उच्च केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी स्वतंत्र निकाय है। राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे मध्य प्रदेश के लिए एमपीपीएससी, बिहार के लिए बिहार पीसीएस या बिहार पीएससी। ठीक है, ये सब हमारी विशेषताएं हैं। उसके बाद आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किसी भी असाधारण स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाने के लिए विस्तृत आपातकालीन प्रावधान है। इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे कई तर्क हैं, जैसे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली और संविधान की रक्षा। 3 प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है। एक सेकंड वेट करें आप। चलिए, कौन कौन सी आपातकालीन स्थितियां हैं आपको अच्छे से पता होगा। बहुत सारे लोग पॉलिटी को अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ये आपातकाल है जिसमें से अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद राष्ट्रपति शासन, जब कोई राज्य या ऐसा लग रहा है कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री है वो सुचारू रूप से शासन नहीं कर पा रहा है, शासन व्यवस्था या वहां के राज्य में शांति व्यवस्था भंग हो रही है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगता है और राष्ट्रपति डायरेक्ट वहां पर शासन करते हैं जब तक ये आपातकाल खत्म नहीं होता तब तक। उसके बाद भारत की वित्तीय स्थिरता या ऋण के खतरे के आधार पर वित्तीय आपातकाल भी लगता है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये तीनों तरह तीनों जो है आपातकाल की घोषणा करते हैं। चलिए, त्रिस्तरीय सरकार, ये भी मैं पढ़ा चुकी थी आपको। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने सरकार का एक तीसरा स्तर, जिसे स्थानीय सरकार कहते हैं, जोड़ा गया है, जो विश्व के किसी अन्य संविधान में नहीं पाया जाता। 73वें संविधान 1992 के द्वारा एक नया भाग 90वें नंबर का एक नई अनुसूची 11वें नंबर की जोड़कर पंचायत, जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकारें को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। 74वां संविधान संशोधन इसमें 1992 में किया गया और इसमें 9A और कौन सी सूची है, 12वीं सूची है, मतलब इसमें 9वीं सूची, सॉरी, जो है 9वें नंबर का भाग 11वीं सूची, इसमें 9A नंबर का भाग और 12वीं सूची को जोड़कर नगर पालिका शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये त्रिस्तरीय सरकार है जो भारत के किसी और संविधान में देखने को नहीं मिलती। सहकारी समितियां,
जो लोक हित में बनाई गई है, लोक कल्याण में बनाई गई है। इसे आप ध्यान ये रखना कि 97वें संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अब इसके बाद ये हमने 14 तरह की विशेषताएं पढ़ ली। कोशिश की गई है कि सभी विशेषताओं को बिल्कुल परफेक्ट लिखा जाए, समझाया जाए। अगर उसके बावजूद भी कोई विशेषता रह गई है तो वो आगे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, खत्म तो हो नहीं रही है, बिल्कुल आएगा। चलिए, अब विशेषता के साथ साथ जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई है तो एक बुराई है। तो जो आलोचक है उन्होंने आलोचना की है, इनमें भारी खामियां निकाली है। जैसे ये आलोचना है और इसका खंडन, जैसे कि उधार लिया गया संविधान। संविधान निर्माताओं ने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उधार ली गई विशेषताओं को अनुकूलित कर और संशोधित किया है ताकि उनकी कमियों को क्या करा सके, दूर रखा जा सके। ठीक है, उधार लिया मतलब सब दूर से ले लिया, इसलिए बोला कि ये तो उधार लिया हुआ संविधान है। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी। जैसे ही मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, वैसे ही मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीजें हमने 1935 की हूबहू छापी है। इसलिए कहते हैं कि ये तो भैया 1935 की कार्बन कॉपी है। हालांकि कई प्रावधान उधार लिए गए थे, किंतु संविधान केवल एक प्रति नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन और परिवर्धन भी शामिल है। गैर भारतीय या भारतीय विरोधी विदेशी स्रोतों से उधार लिए जाने के बावजूद संविधान भारतीय मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। ये सब आलोचना की गई है और ये आलोचनाओं का खंडन है। आप इसको पढ़ सकते हैं। मतलब सफाई है आलोचना की कि भैया ऐसा नहीं है, ऐसा है। गांधी गैर गांधीवादी, हालांकि ये स्पष्ट रूप से गांधीवादी नहीं है, किंतु संविधान गांधी के अनेक सिद्धांतों के साथ संरेखित है ना। जैसे कि नीति निर्देशक तत्वों में भी जोड़ा गया है, उसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, जो पालतू जानवर है उनका भी उल्लेख है। हाथी के आकार का मतलब सुरहद है, बहुत बड़ा है, इसलिए बोल दिया भैया ये तो एलिफेंट शेप है। भारत की विविधता और जटिलता को प्रतिबंधित करने के लिए संविधान को क्या करना पड़ा, विस्तृत प्रकृति की आवश्यकता है। वकीलों का स्वर्ग, स्पष्टता और जो प्रवर्तनीयता है के लिए कानूनी भाषा क्या है, अति आवश्यक है। संविधान की विशेषताएं और संविधान की आलोचना आज के इस टॉपिक में खत्म होती है। जिस जिस बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत आनंद आने वाले हैं आगे चलकर। मैं आपको टेस्ट सीरीज भी दूंगी, ठीक है? तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।